बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। बार बार रिपीटेडली ये क्वेश्चन किया जाता है, शायद इसमें कुछ एम्बिग्विटी है कि वकील को फ़ीस कितनी हमने पे करनी है, ये थोड़ा सा गाइड कर दें। फ़लाँ केस है, इसके अंदर फ़ीस वकील साहब को कितनी पे करें। आज हम वकील साहब की फ़ीस आपने कैसे हैंडल करना है, वकील साहब को फ़ीस के मामले में, उसके ऊपर ही मुख्तसर सी बात करेंगे। वकील साहब, जब आप उनसे इंटरेक्शन आपका होता है, आपने कोई केस उनको हैंड ओवर करना है, उनकी सर्विसेज लेनी है, तो फिर उनके साथ एक बहुत बड़ा मेजर इशू होता है फ़ीस को सेटल करना, कि फ़ीस कितनी चार्ज करेंगे या फिर ओवर चार्जिंग ना हो जाए। हमारे क्वाइट पॉसिबल कि हमारे केस में फ़ीस इतनी नहीं, इतनी होनी चाहिए थी। कौन सी चीज़ें हैं जो वकील साहब के भी ज़हन में होती हैं कि जनाब फ़ीस सेटल करते हुए कि कोई केस आ गया मेरे पास, तो मैं इसकी कितनी फ़ीस चार्ज करूं। ऐसा तो होता नहीं है कि कोई वकील साहब हैं तो जनाब उन्होंने फ़िक्स की हो कि मैं हर केस की 1 लाख रुपया फ़ीस लेता हूं या 10,000 रुपया एक केस की फ़ीस हर किसी की। ऐसा नहीं पॉसिबल। हर केस की मुख्तलिफ फ़ीस होती है, इसीलिए तो कन्फ्यूजन होती है कि अगर वो, जैसे हम शॉप पे जाते हैं कोई कपड़े वाली, या तो लिखा होता है फ़िक्स प्राइस, तो बंदा थोड़ा सा सेटिस्फाई हो जाता है कि चलें जैसा लोगों के साथ ट्रीट कर रहे हैं वैसे ही मेरे साथ, मुझे ओवर चार्जिंग शरीफ आदमी समझ के नहीं करेंगे। अब यहाँ पर फ़िक्स प्राइस होती नहीं है, यहाँ पे हर केस की डिफरेंट है। किसी में 10,000 है तो किसी में 10 लाख है, दरमियान में भी सारी वैरायटी है। तो यहाँ कन्फ्यूजन होती है कि क्या हम सेटल करें वकील साहब के साथ फ़ीस, हमारे केस की फ़ीस कितनी होनी चाहिए। तो ये कपड़े वाली शॉप पे जाएं तो चेक कर लेता है बंदा कि वो, फिर जो बड़ा ही समझदार हो वो कहता है नहीं इस कपड़े में तो ये क्वालिटी है, तो वो फैब्रिक, तो ये वो तो बच जाएगा। तो सादा बंदा उसे पहचान ही नहीं ये कपड़ा क्या है और वो क्या है, तो वो फिर कंफ्यूज होता है। इसी तरह जिसने हमारी ये वीडियो नहीं देखी वो थोड़ा सा कंफ्यूज ज़्यादा होगा कि पता ही नहीं कि केस की फ़ीस कैसे सेटल होती है। तो जिसने वीडियो देखी है तो यकीनन उसे कुछ ना कुछ आइडिया होगा। वकील साहब जब सेटल करते हैं ना फ़ीस, तो उसमें बुनियादी चीज़ ये देखते हैं कि ये जो केस है, चंद बुनियादी चीज़ें मैं अर्ज़ करने लगा हूँ। ये जो केस है लेके आया मेरे पास, इसको कितना बेनिफिट हो सकता है हमारा ये केस अगर हम इसका करते हैं। तो वकील साहब के ज़हन में अंडरस्टूड है, पक्की बात होती है कि ऐसा नहीं है कि मैं सर्विसेज दूंगा तो शरीफाना अंदाज में तो इतने पैसे ना। ज़रूर वकील साहब के जहन पे ये चीज़ साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होता है कि इस बंदे को फ़ायदा। मिसाल के तौर पर वो कहता है सर मेरा 2 करोड़ रुपया फंसा हुआ है फ़लाँ बंदे के पास, तो ये केस करके तो मुझे ले दें। तो वकील साहब के जहन में अच्छा 2 करोड़ है तो मेरी फ़ीस होनी चाहिए 2-3 लाख तो लेनी चाहिए मुझे। तो वो फिर ये लेवल, अगर वही बंदा आता है और कहता है सर मेरा ना 5 लाख रुपया फंसा हुआ है, वकील साहब, अब केस की नेचर बिल्कुल सेम, एफर्ट्स सेम, उस पर ख़र्चा सेम, हर चीज़ सेम। अब वकील साहब 5 लाख फंसा हुआ है, निकलवा दें, केस कर दें, तो वकील साहब 5 लाख का केस है उसमें 3 लाख नहीं सोचेंगे, उनके जहन में नहीं आएगा। अच्छा 5 लाख आप ऐसा करें 50,000 दे दें या उससे भी कम 40,000 दे दें। अच्छा जी, तो ये सेटल। बुनियादी चीज़, इसको फ़ायदा कितना होने वाला है, फ़लाँ मेरे पैसे इतने, अच्छा इसको इतना, ये केस कर दूँगा तो इसको इतना सारा नफ़ा होगा, ये ज़रूरी है। हम केस करते हैं, फैमिली केस करते हैं, फैमिली केस के अंदर बीबी आ गई, जनाब मेरा ख़र्चा लगवा दें। अच्छा, हस्बैंड आपका क्या करता है, रेडी लगाता है। अच्छा रेडी लगाता है, आप, मैं तो घरों में काम करती हूँ। तो अब हम सोचेंगे उनका लेवल क्या है। तो अब रेडी लगाता है तो उसका ख़र्चा 5-7 हज़ार लग जाएगा, तो इनको अकोमोडेट कर देते हैं हम। अकोमोडेट इस तरह करते हैं, उनसे फ़ीस कम ले लेते हैं। अच्छा ऐसा करना, आप 20,000 रुपया दे देना, तो उसका नॉमिनल सा जो भी ख़र्चा लगना था वो लगवा दी। सेम वही केस, उसी तरह का केस है। एक औरत आई है जी, मैं वकील साहब केस कर दें। हस्बैंड क्या करते हैं, बिजनेसमैन है, कितना अर्न करते हैं वो, जनाब 50 लाख रुपया हर माह कमाते हैं, तो हमारा ख़र्चा लगवा दें। हम समझ जाते हैं 50 लाख रुपया अगर वो कमाता है तो उसका ख़र्चा भी लाखों में लगना चाहिए ना फिर। तो फिर उस हिसाब से हम कहते हैं अच्छा ऐसा करें 3 लाख रुपया फ़ीस दे दें। वो 3 लाख 5 लाख रुपया फ़ीस दे दें। पार्टी का लेवल, उसका ये सिस्टम थोड़ा देखा जाता है कि इसको बेनिफिट, उसको अब अगर उसका ख़र्चा लग जाता है औरत का तो लाखों में लगेगा ना, लाखों में फ़ायदा हो। फिर हम भी कोशिश करेंगे कि अपनी फ़ीस का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे। एक एज़ कम्पेयर टू दिस, अगर हम देखें वो गरीब औरत जो आई थी उसको हमने अकोमोडेट कर दिया,
वो यानी हमने दरगुज़ी की, चलें अपना जो नफ़ा लेना है वो हमने बिल्कुल रिड्यूस करके जो एक्सपेंसेस आए थोड़ा सा नॉमिनल सा उससे लेके उसको अकोमोडेट कर दिया कि वो पे ही नहीं कर सकती थी ना, वो बहुत ही क्राइसिस में थी, गरीब औरत थी। तो ये एक चीज़ कि इसको नफ़ा कितना होने वाला है। फिर उसके बाद वकील साहब ये भी देखते हैं कि इस पर ख़र्चा कितना आएगा। सिविल केसेस हैं, बाज़ दफ़ा उनके अंदर ख़र्चा जी दाखिल करना है ना, केस हम तैयार कर रहे होते हैं तो वो जनाब कोर्ट फ़ीस साथ एक स्टाम्प पेपर लग जाता है 15,000 रुपये का, बाज़ दफ़ा 15,000 के स्टाम्प ही साथ लग जाते हैं। तो ये हमें देखना पड़ता है। इसके जनाब इतनी मोटी फ़ाइल है, अच्छा जी इतनी मोटी, उसकी तो कापियाँ बहुत सारी, और सेट 5 सेट आपने तैयार करने, वो 5 सेट करवाते तो सिस्टम बड़ा। फिर और भी टाइपिस्ट ने कितने लेने हैं आपसे, फिर क्लर्क है, ये तो देखना कि कितने एक्सपेंसेस आ जाएंगे। आप कोर्ट का, हमारे ऑफिस से कोर्ट का फासला कितना है, मैं हाई कोर्ट में बैठा हूँ, ये तो मैं वॉकिंग डिस्टेंस पे है, लेकिन मेरे पास क्लाइंट आते नहीं, आप यहाँ नहीं, आप कैंट में जाके, तो उधर एक कोर्ट है तो उधर जाके मेरा केस करें। फिर मैंने सोचना मुझे तो ट्रैवल करना पड़ेगा बार बार, खुदा ना खास्ता आउट ऑफ सिटी कोई जाना पड़ जाए तो वो तो सारा दिन भी ज़ाया, और ट्रैवल करने पे भी एक्सपेंसेस आते हैं। हमने ये भी देखना होता है ख़र्चा कितना आ जाएगा, ये केस की नौइयत क्या है, इस पे तो जनाब जैसे मैंने अर्ज़ किया 15,000 तो इस पे कोर्ट फीस लग जाएगा, और दीगर करते कराते 50,000 रुपया 40,000 रुपया ख़र्चा आ जाना है। ये कैलकुलेट किया तो अब क्या ख्याल है, इस पर मैं 30,000 रुपया फ़ीस चार्ज कर सकता हूँ? नहीं। जब इस पर 40-50,000 में ख़र्चा कैलकुलेट कर रहा हूँ, इट मीन्स फिर लाखों में फ़ीस चार्ज की जाएगी। तो उसी तरह अगर हम देखते हैं छोटा सा केस है, एक दिन में बाज़ केसेस हो जाते, 2 दिन में 3 पेशियों पे केस ख़त्म हो जाते हैं, छोटा सा केस है जल्दी से, तो इस पर तो 5,000 रुपया खर्चा आना है। तो फिर हम कहते हैं चलें अकोमोडेट इसे कर देते हैं, टाइम भी थोड़ा लग रहा है और इस पर एक्सपेंसेस भी कम आ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, फ़ीस का लेवल जहाँ पे फंसे उसे कहते हैं ओके आ जाओ कोई बात नहीं, यानी इतना भी नहीं, एक लेवल मिनिमम लेवल भी रखा होता है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि 30,000 रुपया मिनिमम है, तो इससे कम नहीं हमने जाना। तो लेकिन यही सेम नेचर का केस जो है, पार्टी कोई और होती तो हम 3 लाख लेते, लेकिन हमने 30,000 में कर दिया, अकोमोडेट जाने नहीं देना जी इसको, क्योंकि ये काम ही कोई नहीं, छोटा सा काम था केस की नेचर के हिसाब से। तो ये भी देखा जाता है कि इस केस के ऊपर एक्सपेंसेस कितने, टाइम मेरा कितना लगेगा, ये भी देखा जाता है। बाज़ केस छोटा केस होता है, आसान सा केस होता है, लेकिन वो जैसे बच्चे का ख़र्चा है, तो बच्चे का ख़र्चा जनाब या मुलाकात का शेड्यूल बन जाता है तो वो चलता ही रहता है। वो 18 साल तक बच्चा जो है ना उसको ख़र्चा आपने देना है। बेटी है तो उसकी जब तक शादी नहीं, अब 18 साल तक वो केस चलता रहना है। तो डेट पे जब भी डेट होगी तो कोशिश करेंगे क्लाइंट के, जनाब वो आज डेट है, भाई आज डेट है, तो मैंने 10,000 रुपया फ़र्ज़ किया उसमें लिया, या 20,000 रुपया एक केस में चार्ज किया, 10-20,000 रुपये में 20 साल तक मैं जाऊँ तो ये मुनासिब नहीं होगा। ये चीज़ भी देखी जाए कितने साल ये केस चल सकता है, या एक आध डेट पे ख़त्म होने वाला है, टाइम कितना लगेगा, ये भी पेश नज़र होता है वकील साहब के कि जनाब ये जो केस है टेक्निकल कितना है, मुश्किल कितना है, इस पर रिसर्च कितनी ज़्यादा, मेहनत कितनी ज़्यादा करनी पड़ेगी, ये भी वकील साहब देखते हैं। अब ये सारी चीज़ें देख के, ये चीज़ें आपको इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि आपने भी ये चीज़ें देखनी है कि वकील साहब से पूछना है, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, आपको बता देंगे कि इस पे कोर्ट फीस लगनी है, इस पे इतना टाइम लगना है, इस पे इतनी पेशियों पे हो जाएगा, कुछ ना कुछ आइडिया आपको देंगे। फाइनेंशियल स्टेटस भी आपका बातों बातों में वकील साहब चेक करेंगे। तो ये चीज़ें आपको इसलिए गोशगुजार कर रहा हूँ कि आपने सेटल करनी है। आपके भी पेश, आप ज़िद पे बैठ जाए, नहीं जी वकील साहब 12,000 रुपया ले, नहीं वकील साहब ले ही 12, आपका दिमाग काम करना चाहिए कि 15,000 तो इस पर स्टाम्प लग जाने हैं, तो कैसे मैं ज़िद। तो जब ये आपने वीडियो देखी है तो कुछ ना कुछ दिमाग के दरीचे जो हैं वो खुल जाएंगे कि एक्सपेंसेस कितने होते हैं। इसी तरह जो वकील साहब हैं, नॉर्मली ये चलता है कि वकील साहब की जितनी फ़ीस होती है, फिर उनके साथ एक मुंशी होता है, उसको कहते हैं ये मुंशी है तो इसका मुंशियाना दें, कि नॉर्मली 10% होता है। अगर 1 लाख रुपये आप फ़ीस वकील साहब को दे रहे हैं तो 10,000 फिर आपको चाहिए कि आप मुंशी को भी दें, ताकि ये भी भाग भाग के आपका काम करे। लेकिन ये फ़िक्स नहीं होता, ये एक ट्रेंड है, ये चल रहा है, निज़ाम इस तरह के दिया जाता है उसको भी, कि उसको भी अकोमोडेट किया जाता है। ये फ़ाइलें उठाता है, ये डॉक्यूमेंट्स कापियाँ भाग दौड़ कर रहा होता है आपके केस में, उसका भी चार्ज किया जा सकता है, सेटल किया जा सकता है। बाज़ वकला ऐसे हैं वो सिर्फ फ़ीस में ही सारा कुछ गोल कर जाते हैं, वो ख़र्चा अलग से नहीं लेते, वो जनाब मुंशी के लिए अलग से नहीं लेते, वो सेटल कर ली तो कर ली। बाज़ वकला का ये अंदाज़ होता है कि वो सेटल कर लेते हैं और फ़ीस बज़ाहिर हमें थोड़ी सी ज़्यादा लग रही होती है, लेकिन वो फिर क्या करते हैं, हर डेट पे आपको खींचते नहीं हैं, थोड़े से पैसे दे दो, 2,000 दे दो, 1,000 दे दो, बार बार तंग नहीं करते।
एक भाज है, वो बाज़ार आपको बड़े अच्छे लगते हैं, जी जी बिस्मिल्लाह आ जाएं, जल्दी आ जाएं, लेकिन वो क्या करते हैं, थोड़ी फीस में आपको बुक कर लिया केस, लेकिन बाद में हर डेट पे वो ब्लैकमेलिंग, थोड़े से पैसे दे दो, थोड़े से, बंदा फिर अनॉयड होता है, परेशान होता है कि ये क्या मुसीबत है। तो ये जब वकील साहब को एंगेज कर रहे हैं आप, उस वक्त इस चीज़ का ख्याल रखना कि ज़्यादा मीठा वकील भी ना हो कि वो जल्दी आ जाए, कोई गल ही नहीं, टेंशन ही नहीं, तबाह कर देंगे, यूँ करके आपको करीब करेगा, पैसे भी छोड़ो, गल ही को नहीं, केस ले लेगा। उसके बाद बंदा एक तरह का बाउंड सा हो जाता है जब केस दे दिया। उसके बाद ब्लैकमेलिंग करके वो जी पुलिस वाले को देने हैं, जज को देने हैं, फलाने को देने हैं, तो पता नहीं कितने ज़्यादा निकलवा लेगा, जितने लेने चाहिए तो उससे भी ज़्यादा ले लेगा। तो इसलिए थोड़ा सा देख भाल के चलना चाहिए कि सारे लोग एक जैसे थोड़ी होते हैं। वकील साहब ये भी देखते हैं कि एक केस को जीतने के चांसेस कितने हैं। अगर बिल्कुल ही केस तबाह हुआ है कि वो जीतने के चांसेस नहीं, फिर वकील साहब थोड़े से रिलक्टेंट हो जाते हैं कि वो केस लेना नहीं चाहते। वो कहते हैं अच्छा नहीं जी, रिप्यूट भी तो ख़राब होगी ना, जब कोर्ट में पेश होंगे, डिसमिस होगा तो फिर आपकी रेपुटेशन पे भी असर पड़ेगा। दो चीज़ें, एक तो केस बहुत अच्छा हो तो फिर भी वकील साहब कोशिश करते हैं कि यार मैं ये वाला केस ले लूँ, लेने की कोशिश करते हैं, और फीस भी फिर कॉन्फिडेंट होते हैं ना कि ये केस तो पड़ा है तो ये बहुत अच्छा है, इसको तो रिलीफ मिलेगा, थोड़ी सी फीस का लेवल बढ़ा भी सकते हैं। तो ये भी पॉसिबल है कि थोड़ा कंप्रोमाइज़ भी कर जाएं कि यार इसमें इज़्ज़त बन जानी है तो काम होने वाला है। तो ये दोनों चीज़ें बस जो वकील साहब के दिमाग में उस वक्त आ जाए। क्लाइंट के साथ रिलेशन कैसा है वकील साहब का, इसको भी फ़ीस सेटल करते हुए देखा जाता है। मिसाल के तौर पे कोई लिटिगेंट है, आता ही रहता है, कोई बंदे ही लाता है, बंदा फिर वकील साहब कहते हैं यार ये हाथ से नहीं जाना चाहिए बंदा, ये तो केसेस लाता रहता है, अपने भी इसकी लिटिगेशन काफ़ी है, इसको नाराज़ नहीं करना, फिर फ़ीस का लेवल थोड़ा सा डाउन कर लिया जाता है। अब ये सारी चीज़ें देख के इसके साथ साथ ये भी वकील साहब देखते हैं कि पेइंग कैपेसिटी क्या है, इस बंदे की पेइंग कैपेसिटी क्या है, केस अगर चीज़ को बहुत सारा नफ़ा होने वाला है ये भी, या फिर इस बंदे का टेक्निकल है, हर चीज़ देखेंगे, टाइम कितना लगेगा, ख़र्चा कितना, हर चीज़ को देख के एंड पे वकील साहब ये भी देखेंगे कि पे कितना कर सकता है। अगर उसकी पेइंग कैपेसिटी बहुत कम है, मज़दूर टाइप बंदा है, तो फिर उसको उस हिसाब से लेके चलेंगे। अगर वो बंदा तगड़ा है, केस में कुछ भी यानी मुशक्क़त भी कम है, ख़र्चे भी कम है, तो बंदा तगड़ा है, तो फिर कोशिश करेंगे कि फ़ीस के लेवल को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, ताकि ये इसी तरह निज़ाम चलता है कि थोड़ा जहाँ पे वेल ऑफ है उससे थोड़ी सी फ़ीस का लेवल बढ़ा दिया, जहाँ पे कोई गरीब है थोड़ा सा कम कर लिया, अकोमोडेट फिर हो जाता है। तो ये कोई गलत बात भी नहीं है। इस तरह कमज़ोर लोगों के साथ भी थोड़ा सिलसिला हो जाता है, फ़िक्स नहीं किया होता। तो कोशिश फरमाएं कि जब भी वकील साहब के पास जाएं तो ये चंद चीज़ें जो गुजारिशात मैंने की हैं इनको पेश नज़र रखना है आपने, और फ़ीस ज़रूर दिया करें। वकील साहब के पास आपको देने के लिए कुछ नहीं होता सिवाय टाइम के। ये ना देखा करें फ़ीस सेटल करते हुए कि वकील साहब आपका ख़र्चा तो क्या आएगा, कुछ भी नहीं, दरख्वास्त ही एक लिखनी है, ना दरख्वास्त ही। वकील साहब के पास और चूरन रखा हुआ है उसने जो बेचना है उसने, वकील साहब के पास है ही टाइम, ये दरख्वास्त पर्चा जो जिसके ऊपर लिख रहा है ये कलम, ये इसकी प्राइस नहीं, उसके वक्त की कीमत होती है जो उसने पढ़ के लिख के ज़िंदगी का एक्सपीरियंस गेन करके सारा कुछ, फिर वो वकील तैयार हुआ है, बैठा है, अब ये इसका वक्त कीमती, इसने कुछ नहीं बनाया, ये पढ़ता था, मेहनत करता था, जो भी करता, इसने कुछ नहीं बनाया, प्रॉपर्टी नहीं बनाई, दुकान भी नहीं बनाई, इसने क्या किया, सिर्फ अपने वक्त को कीमती बना लिया। अब ये लोगों को अपना टाइम देता है, लोग इसको अकोमोडेट करते हैं, लोग इसको फ़ीस देते हैं। तो अब टाइम जो वो आपको दे रहा है उसकी कदर करनी चाहिए, उसको फ़ीस ज़रूर पे करनी चाहिए, चिक चिक नहीं करनी चाहिए बहुत ज़्यादा, और अगर आप पे कर सकते हैं तो आपको फ़ीस मुनासिब पे करनी चाहिए। बल्कि मेरा तो इसमें यह रहा है कि फ़ीस इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ज़रूर पे किया करें, कभी ज़्यादा इसमें परेशान नहीं होना चाहिए। मेरे बाज़ दफ़ा ज़हन में आता है कि कोई ऐसी पार्टी आए कि जो फ़ीस पे नहीं कर सकती, तो मैं उसकी फ़ीस उससे चार्ज ही ना करूं। या फिर मेरे जहन में ये भी बात आती है कि जनाब अगर कोई बंदा ऐसा है कि वो उसके पास ख़र्चा करने के लिए भी नहीं, एक तो होता है वकील की फ़ीस, एक तो एक्सपेंसेस जो साथ स्टाम्प पेपर भी लगे, मेरा ये जी चाहता है कि मैं वो स्टाम्प भी खुद से लगाऊं, सारा ख़र्चा अपनी जेब से करके उसको अकोमोडेट कर जाओ, दुआएं दो में। लेकिन यहाँ हर्डल क्या चीज़ आती है, परेशानी तब आती है जो भी आता है वो भी रोना शुरू कर देता है कि नहीं पाजी बस हालात डाउन, तो ये तो फिर बंदा क्या करे। इस तरह वो जो डिज़र्विंग लोग होते हैं ना, उनका भी वो काम ख़राब हो जाता है। तो जो पे कर सकते हैं उनको पे करना चाहिए, जो पे नहीं कर सके वो कमज़ोर हैं, वकला को चाहिए उनसे प्यार करें, उनसे दुआएं लें
और उनको फ़ीस वेव कर दें, छोड़ दें, बिल्कुल फ़ीस ना लिया करें। तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह अगर हम किसी गरीब को, मज़लूम को जो पे नहीं कर सकता हमारी फ़ीस, उसको अकोमोडेट करेंगे तो अल्लाह ताला हमें कई ज़रिए से इंशाल्लाह बहुत सारे ज़राए ऐसे बना देगा, हमें पता भी नहीं चलेगा और अल्लाह की ज़ात हमें अकोमोडेट करेगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।